ऋतिका पांडे, बड़ी खबर आ रही है जालोर से। जी हाँ, आपको बता दें, जहां एक एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के नाम पर घोटाले का जो मामला है सामने आया है। इस तरह की खबरें जो है लगातार पढ़ते रहते हैं, पर एक बार फिर से जालोर से खबर आप देख रहे हैं। आपको विस्तार से बता दें, आदर्श सरस्वती महिला शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति टॉक द्वारा अप्रैल 2022 से टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट जालोर जिले के लिए संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 8 स्टाफ कार्यरत थे। अप्रैल 2024 के बाद अगर हम बात करें, विभाग के आदेश अनुसार कार्मिकों की जो संख्या है उसको घटा दी गई, यानी 7 कर दी गई, यानी एक जो व्यक्ति है उनको कम कर दिया जाता है। बात करें अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 10 महीने का सभी कार्मिकों का जो वेतन है वो बकाया बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, NRI सर्किल के समीप मौजूद इस संस्था के कार्यालय से भी कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं आ रहा है, यानी कि जब वेतन मांगा जा रहा है तो उसके साथ टाल मटोल किया जा रहा है। ऐसे में ये कार्मिक वेतन के इंतजार में अपने परिवार का गुजर बसर करने में काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ एक पीड़ित हैं, जिन व्यक्तियों की मैं बात कर रही थी कि 7 से 8 जो कार्मिक हैं जिनको इतने महीनों से पेंशन वेतन नहीं मिला है, दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, MSE आदर्श संस्था जालोर से। दिनेश जी, सबसे पहले नमस्कार करेंगे हम आपका, और हम आपसे जानना चाहेंगे दिनेश जी कि पूरा मामला क्या है, थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। जी मैडम, जो आपने बताया कि अप्रैल 2022 से प्रोग्राम चल रहा था जी, टोंक की संस्था है जिनको जालोर में प्रोग्राम संचालित करने के लिए विभाग की तरफ से उनको आदेशित किया गया था जी। तो हम 8 स्टाफ थे, तो पिछले जो साल का जो वेतन था वो भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें दिया था। उनके लिए काफी फोन कॉल वगैरह ये कर आकर उन्होंने हमको दिया था। उसके बाद अप्रैल 2024 से जनवरी 2024 तक प्रोग्राम चला था। उसके बाद विभाग के आदेश से प्रोग्राम बंद कर दिया गया था, क्योंकि इनकी वित्तीय जो नीतियां थी वो कहीं न कहीं उसमें गलतियां पाई गई थी विभाग को। तो उसके चलते विभाग ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया, मतलब बंद कर दिया था जी जी। उसके बाद हमारा वेतन के लिए हमने काफी बार उनसे कॉल के माध्यम से बात करने का प्रयास किया। वो हमारे सारे नंबर उन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। अच्छा, सभी स्टाफ के, हाँ सभी स्टाफ के नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। और हम किसी अन्य नंबर से भी करते तो जैसे हम जालोर का बताते वो तुरंत कॉल काट के नंबर ब्लॉक डाल देते हैं, ब्लॉक में डाल देते हैं। कहने का मतलब है अगर आप दूसरे नंबर से उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो आपके कॉल को ब्लॉक में डाल देते हैं। हाँ, इसके लिए हमने विद्युत सेवा प्राधिकरण के अंदर भी हमने शिकायत दी थी जी। उनका भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे। लेबर कोर्ट में हमने शिकायत दी है, उनको भी कोई जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहीं शिकायत दर्ज करवाई है? मैं बात कर रही हूँ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है इस मामले में या नहीं हुई है? नहीं, अभी पुलिस में नहीं हुई है मैडम। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की वजह क्या है, क्यों नहीं दर्ज कराई गई? इतना गंभीर मामला है, 10 महीने से वेतन नहीं। मैंने कहा एक बार हमने विद्युत सेवा में दिया था, तो हम ये वेट कर रहे हैं कि उनका क्या जवाब आता है संस्था की तरफ से। आपको नहीं लगता कि 10 महीने लंबा समय है अब आपको इंतजार करना, क्योंकि आपके जैसे कितने 7 से 8 लोग और भी पिसे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस एनजीओ के बारे में और पता चला है कि एनजीओ ऐसे ही पहले भी लोगों का पैसा खा चुका है। कुछ लोग हैं जिन्होंने एनजीओ में कुछ लोगों का मतलब सेवा के लिए उनको भिजवाया, एनजीओ के लोगों की सेवा करे, पर उनका भी वेतन आपसे पहले भी खा चुके हैं। तो शिकायत तो दर्ज करानी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल मैडम, करवानी थी, लेकिन अब हमें इतने दिन समय से उन्होंने वो मैंने वेट करवा रहे थे, हम दे देंगे पैसा, आपका दे देंगे पैसा। जब लास्ट मोमेंट पे अब वो फोन नहीं उठा रहे, तब हमने वो जो कार्रवाई का जो सिलसिला चालू किया है। ये विभाग को भी बताया हमने, राजस्थान स्टेट कंट्रोल सोसाइटी को कई बार हमने लेटर के माध्यम से उनको भी बताया कि हमारा वेतन बाकी है, वेतन दिलाए। उनका क्या जवाब आया इस पूरे मामले में? जैसे आपने लेटर जारी किया तो उनका क्या जवाब आया? जवाब में क्या कुछ सुनने मिला? विभाग तो ये बता रहा है कि भाई इसमें हमने आपको हायर नहीं किया है, आपको संस्था ने हायर किया है, तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी संस्था की बनती है। तो कहने का मतलब है विभाग जो है पल्ला झाड़ता नजर आया है। उन्होंने तो आपको ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि भैया हमारी इसमें कोई लेने देने की बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे कहाँ आप अपनी बात रखने वाले हैं? जैसे कि बताया कि रिपोर्ट आज तक अभी तक आप लोगों ने दर्ज नहीं कराई है, पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो अब आप लोग आगे कहाँ जाएंगे, किसके सामने अपनी बात रखेंगे? अभी हम जैसे थाने के अंदर मुकदमा दायर करने का भी प्रयास करेंगे हम जी, अगर नहीं होता कुछ तो। और वैसे अगर लेबर कोर्ट में दे रखा है तो वहां से क्या जवाब क्या आता है उसका भी हम वेट कर रहे हैं। जिस संस्था के बारे में आप बता रहे हैं, मुझे जिस तरीके से मैं विजुअल में देख पा रही हूँ, काफी बड़ी संस्था लग रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या आप लोगों की सैलरी ना देने के बावजूद भी ये संस्था चल रही है? लोग इसमें बाकी लोग काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल चल रही है। ये मैडम सोचने का विषय है कि किस प्रकार चल रही है। हो सकता है
सरकार की मिली भगत हो इनके साथ में, क्योंकि जब देखो आपके विद्युत सेवकों को जवाब नहीं दे रहे, लेबर कोड को ये जवाब नहीं दे रहे, यहाँ तक कि विभाग को जवाब नहीं दे रहे, कई बार विभाग वालों को ये जवाब नहीं दे रहे, विभाग वालों को नकार रहे हैं जवाब देने के लिए। विभाग वालों को भी कहने का मतलब है नकारा जा रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आखिरी 1-2 सवाल में जानना चाहूंगी, क्या इसे लेकर आप शिकायत दर्ज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? अब आपने क्या मानस बनाया है अपना? बिल्कुल करवाएंगे मैडम, क्योंकि हम तो लास्ट हद तक जाएंगे, पैसा तो लेके रहेंगे ना हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुनने में आया है कि आप वकील भी हैं? जी, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। तो आप लॉ स्टूडेंट हैं, दुनिया के कानून जानते हैं, उसके बीच भी आप किस तरीके से इन चक्रों में फंसे कैसे, मैं यह जानना चाहूंगी। अभी तक तो आपको शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए थी, आपको तो नियम कानून भी पता है। करवा देनी थी मैडम, लेकिन अब उन्होंने बोला था भाई हम दे देंगे, विभाग से आया नहीं है फंड, विभाग से फंड आते ही हम आपको भेज देंगे। इस बीच विभाग ने कार्यक्रम को बंद कर दिया। अब वो कह रहे विभाग से हमारे पास में पैसा आया नहीं, हम कहाँ से दे दे। विभाग कह रहे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली जमा नहीं है संस्था की तरफ से, तो हम पैसा दे नहीं। इस बीच ये सारा मामला हुआ। इस बीच ये हमला हुआ। मैं ये जानना चाह रही हूँ, रामनिवास मीणा ने भी इस तरह का कोई मामला सामने आया था? क्या था रामनिवास मीणा का मामला? रामनिवास मीणा का मामला ये था मैडम कि जो अप्रैल 2024 से हमने जो काम करने के लिए मना कर दिया था कि हम जो स्टाफ वर्कर काम नहीं करेंगे जी, जिनका पैसा देने का जो तरीका था वो गलत था। 6 महीने 7 महीने तक साल भर नहीं दे रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या कि उनको हमारी कमान के लिए उनको हायर किया था, राजशेखर मीणा को। रामनिवास मीणा करते क्या थे? वो कुछ नहीं करते थे मैडम, वो हमारे ऊपर हायर मतलब देख रेख के लिए उनको हायर किया था, फंडिंग के लिए वगैरह जी। एक मतलब जैसे मानो कि ठेका पड़ता के रूप में उनको कोई मतलब परसेंटेज में उनको प्रोग्राम दे रखा था पूरा। ठीक है, तो वो भी इस पूरी वारदात में शामिल है वो? हाँ बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल है ना। वो उनके साथ में एग्रीमेंट था कि पूरा फंडिंग मैं करूंगा, जब विभाग से पैसा आएगा तब उनका आपस में कोई न कोई मेल जोल था। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने पीड़ित और जो आपके सामने आए हैं, क्योंकि आप एक वकील हैं, हमें जानकर आश्चर्य हुआ दिनेश जी कि आप एक वकील होकर अभी तक इंतजार कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आप जल्द से जल्द एक्शन लें, क्योंकि सिर्फ आपका ही मामला नहीं है, आपसे जुड़े और लोगों का भी मामला है। आपसे सवाल मेरा ये था कि कितने जो पीड़ित हैं, टोटल कितने पीड़ित हैं? हम 7 तो मैडम स्टाफ है और एक हमने पार्ट टाइम डॉक्टर हायर कर रखा था जी, डॉक्टर, वो है। कुल मिला के 8 हम लोग हैं जी, जिसमें एक प्रोग्राम मैनेजर है, एक एमएनडी है, एक काउंसलर है, एक ORW है। ठीक है, एक आखिरी चीज, बस लास्ट आपसे चीज जानना चाहूंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या प्रशासनिक अधिकारियों या क्या मांग रखना चाहते हैं? हम तो यही मांग रखना चाहते हैं कि जो भी इस प्रकार की संस्था है जो घोटाला गड़बड़ी कर रही है, उनके ऊपर सरकार निगरानी रखे। और ये जो प्रोग्राम भी जैसे विभाग वाले इनको संस्थाओं को देते हैं, तो इनको भी प्रॉपरली इनके कागजी दस्तावेज वगैरह चेक करके दे। बाकी जो साधारण व्यक्ति है, कोई भी मतलब रोजगार के लिए भटक रहे, आजकल रोजगार नहीं है तो जॉब तो करेगा ही वो। ठीक है, तो सीधे साधे इंसान ना फंसे इनके चक्कर में। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही हम आपसे चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आप हमें अपडेट भी जरूर दीजिएगा। हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो प्रशासन है, विभागीय अधिकारी हैं, एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करते, क्योंकि धड़ल्ले से ये जो खेल है एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है। हम आपसे अपडेट बहुत जरूर चाहेंगे। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अभी आपको इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से एनजीओ द्वारा धड़ल्ले से ये खेल जो है वो खेला जा रहा है। 7 से 8 लोगों का वेतन 10 महीने का बकाया था, सबसे बड़ी बात इनको निकाल दिया जाता है, इनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, उसके बाद और लोगों की भर्ती करी जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है एनजीओ आराम से चला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि किसी तरीके का कोई प्रशासनिक अभी तक एक दबाव उनके ऊपर नहीं आया, सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर भी। खैर, हम आपको एक बार फिर से विस्तार से इस खबर के बारे में बता देना चाहेंगे। आदर्श संस्था की वित्तीय नीतियां दोषपूर्ण होने के कारण विभाग द्वारा प्रोग्राम को जनवरी 2024 में बंद कराने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद संस्था प्रतिनिधि कार्यरत कार्मिकों को किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही वेतन देने की बात कर रहे थे। फोन मिलाने पर नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इस बारे में नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी तथा राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा भी आदर्श संस्था के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। सरकार को अपने प्रोजेक्ट चलाने वाली ऐसी फर्जी संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी कार्मिकों के हित की सुरक्षा हो सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जालोर से खबर देख रहे थे आप, बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।